ये हमने जो बातें करी हैं, इसके संदर्भ में एक बात समझने वाली ये है कि कुछ ऐसे ग्रुप मॉडल हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, जिसमें आप ग्रुप बिहेवियर को काफ़ी हद तक पॉजिटिव बना सकते हो। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, कुछ बातें बताई थी एक अच्छी लीडरशिप के लिए। ऐसे ही कुछ मॉडल हैं, अगर आप उस मॉडल को क्रिएट करना चाहो अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिजायरेबल है, जो होने चाहिए एक्चुअली, तो वो मॉडल काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो मॉडल है वो है एक कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना, एक पॉजिटिव कल्चर को क्रिएट करना कॉर्पोरेट की। तो उसमें इनका रोल होता है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। यानी कि आप एक कॉर्पोरेट कल्चर को कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, उस पॉजिटिव कल्चर को क्रिएट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एथिक्स। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप पॉलिसीज बना रहे हो, जो एक मॉडल बना रहे हो, उसमें एथिक्स का कितना रोल है, और उसको कल्चर को आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, क्या तरीके ऐसे हैं, कैसे आप इंश्योर करोगे कि जो लोग हैं वो उस तरीके से काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो निकलता कहाँ से है, कहाँ पे उस क्वेश्चन को कहाँ पे अराइज होता है। यानी कि वो जो एथिक्स वाली बात आती है वो कहाँ पे आती है, वो जनरली तब आती है जब मैनेजमेंट अपने वर्कर्स से जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वर्कर्स उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने खुद के तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, पर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जब ये जो डिफरेंस पैदा होता है, डिफरेंस इन दी कल्चर परसीव्ड बाय द मैनेजमेंट एंड काम करने के जो तरीके हैं वर्कर्स के, प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्कर्स, इसमें जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसमें कंफ्लिक्ट पैदा होता है, दिमाग में खलल पैदा होता है। वो जो दिमाग में खलल पैदा होता है तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। अब सही गलत का फैसला कैसे करें कि मैनेजमेंट सही है या वर्कर सही है, कौन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एथिक्स का। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो चीजें काम करती हैं, लॉजिक और एथिक्स। लॉजिकली कई बार कंपनी कहती है जी हम तो अनएथिकल होंगे, हमारा तो भैया कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है, अगर हमने कोई ऐसा माल मार्केट में डाल दिया जिससे कस्टमर का नुकसान हो सकता है, पर कंपनी जिंदा बच जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो अब ये अनएथिकल बात हो गई। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में डाल रहे हो जो कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं है और जो कस्टमर के लिए को नुकसान पहुंचा सकता है, पर शायद आपकी कंपनी की बॉटम लाइन को ठीक कर सकता है, तो कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी करती है मजबूर होके। पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉई को ये फील होता है कि ये काम गलत हो रहा है, तो नेचुरल बात है वो डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। मैनेजमेंट कहता है जी मैं जो हमने कह दिया जी ऐसे होना है, ये वाला माल जाना है, तो तुम ये माल क्यों नहीं बना रहे ढंग से, क्यों जैसा बोला है वैसे क्यों नहीं बना रहे। आपको अगर हमने बोला है कि इसमें रॉ मटेरियल घटिया वाला लगाना है, तो घटिया क्यों नहीं लगा रहे, आप बढ़िया का माल क्यों लगा रहे हो। आप रॉ मटेरियल आपको जो हम दे रहे हैं वही लगाना पड़ेगा ना आपको। तो वो कहता नहीं जी ये तो गलत है जी, हम तो ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो ये तो माल चलेगा ही नहीं, आपका आपका भी मतलब कस्टमर का नुकसान होगा। तो कंपनी कहती है नहीं जी ऐसे नहीं, हमने आपको जो बोला वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ कंफ्यूज पैदा हो गया, और यहाँ क्वेश्चन उठ गया, एथिक्स का क्वेश्चन उठ गया कि भाई कौन एथिकल है। तो लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको वर्कर की बात भी माननी पड़ेगी यार कि वो सही कह रहा है। आप गलत माल मार्केट में भेजोगे तो शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट हो जाएगा, पर ज्यादा दिन कंपनी चल नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन यही, एंड में रिजल्ट यही निकला कि जब इस तरह के कंफ्लिक्ट पैदा होते हैं तो एथिकल मेथड ही कामयाब होता है। इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो मॉडल बना रहे हो, उसको एथिकली बनाओ शुरू से ही, और उस पर ही स्टिक करो तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो उस एथिकल बिहेवियर को बनाने के लिए आपको लीडर को भी एथिकल होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो लीडरशिप है इट शुड बी एथिकल, और एथिकल लीडरशिप जो है वही एक कोर कल्चर बनाती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो एथिकल है अपने आप में। और वही लीडर जो एथिकल लीडर है वही उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ये उसके काम है, इसीलिए इसको लीडर बोलते हैं। मैनेजर और लीडर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। मैनेजर का काम होता है लोगों से डील करना, इंसानी मशीन जो उसको किस तरह से चलाते हैं, उसको कैसे बिहेव, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये काम मैनेजर का है। पर लीडर का जो काम है वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को क्रिएट करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। ये
लीडर का काम होता है। यही मेजर डिफरेंस होता है मैनेजर और लीडर में, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट तो हो गया कल्चर बनाने में लीडरशिप। दूसरा कंपोनेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स समय समय पे करने पड़ेंगे आपको, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और कैंपेन करने पड़ेंगे कि जिससे लोगों को ये कन्वे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो एथिकल लाइंस पे होता है। अगर आप एथिकल लाइन पे काम नहीं कर रहे हो तो आप काम गलत कर रहे हो। तो इस तरह के जो बीच बीच में कैंपेन चलते हैं, तो इससे एक एथिकल कल्चर क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप कई बार किसी बड़ी कंपनी की फैक्ट्री में जाओगे आप कभी, तो वहां पे आप देखोगे उसमें लिखा रहता है क्लीनलीनेस वीक, यानी कि पूरे हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वर्क प्लेस क्लीनलीनेस पे, शॉप फ्लोर क्लीनलीनेस पे। अब वो जो क्लीनलीनेस है वो भी एक एथिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि कस्टमर तो वहां पे आगे देख नहीं रहा कि आपकी फैक्ट्री में क्लीनलीनेस है या नहीं है, पर क्लीनलीनेस से कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो आप सामान बना रहे हो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। उसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर को मिलता है। तो एक एथिकल प्रैक्टिस है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, अवेयरनेस वीक्स रखे हुए हैं, जिसमें आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। कई बार ऐसा भी होता है, इस तरह के वीक्स होते हैं कि एजुकेशन वीक, यानी कि हर वर्कर को आप टाइम देते हो कि आप डेली 2 घंटे 3 घंटे आप कुछ लर्निंग करोगे, आपको वर्कशॉप कराई जाएगी, और उस वर्कशॉप के अंदर वो आपको बताते हैं कि भाई कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होती है, कस्टमर से किस तरह से बात की जाती है, और कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है। ये भी एक एथिक्स का पार्ट है। तो इस तरह के जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं और उनके कम्युनिकेशन के लिए, उन चीज़ों की कम्युनिकेशन करने के लिए जो एथिक्स प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप समय समय पर अगर करेंगे तो ये भी एक डायमेंशन है कल्चर बनाने के लिए। इंसान एक कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे बनाई जाती है। और फाइनली जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि एक कोर एथिकल वैल्यू क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे वैल्यू क्रिएट करना? कि अगर कोई आदमी एथिकल तरीके से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप रिवार्ड कर रहे हो, और जो आदमी एथिकल तरीके से काम नहीं कर रहा है उसको पनिश कर रहे हो। उससे क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेथ क्रिएट होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सही और गलत का डिफरेंस है, क्या सही है क्या गलत है, लॉजिकली भी और एथिकली। तो अगर आप उस पर डिसीजन ले पा रहे हो तो वो वाली आप जो कोर एथिकल वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ये 3 चीजें जो हैं एक एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर बनाने की कोशिश करती है। और एट द एंड ऑफ द डे आपको जो कॉर्पोरेट कल्चर बनानी है उसका मेन मुद्दा एथिक्स ही है। अगर आप वो बना पाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक अच्छी कल्चर के साथ, एक अच्छी लीडरशिप के साथ चला पाओगे और वो सस्टेनेबल। तो ये इसमें मैंने बताने की कोशिश कर दिया। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लोगों को डील करने का तरीका है। अभी ग्रुप से भी आप ऊपर निकल गए। अभी तो मैंने उससे पहले तो आपको ग्रुप के बारे में बताया था, अब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। एक लीडर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है उसको मैनेज कर, लोगों को मैनेज करने के लिए उसको एक कॉर्पोरेट कल्चर बना के एक मॉडल उसने बनाया है। ये भी एक तरीका है, यानी कि सुपर ग्रुप, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 10,000 आदमी लोग काम कर रहे हैं, या 20,000 आदमी काम कर रहे हैं, या इवन 50,000 आदमी काम कर रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर क्रिएट करना, ये भी एक मेथड है लोगों को डील करने का। ये भी एक एमबीए का काम है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे डील करना, ग्रुप के लेवल पे डील करना, और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डील करना। हम ये जो बातें कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं। अब एक और मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर हम ग्रुप से ऊपर निकले हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मॉडल और भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो है कि जो लोगों की जो ग्रुप्स हैं, लोगों के डिफरेंसेस हैं, लोगों में जो डिफरेंसेस हैं और उनकी वजह से ग्रुप बनते हैं। अब हम यहाँ पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ऊपरी डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो एक डाइवर्सिटी है। यानी कि अब डाइवर्सिटी भी क्या है? इट कैन बी बेस्ड ऑन जेंडर आल्सो, मेल फीमेल वाला डिफरेंस भी हो सकता है, और एजुकेटेड अनएजुकेटेड का डिफरेंस हो सकता है, स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड लेबर हो सकती है, मैनेजर वर्कर की डिफरेंस हो सकता है।
तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग जो ग्रुप हैं, उसमें से लोगों की जो डाइवर्सिटी है उसको पहले तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करने वाली बात है। उसको मैनेज अगर कर पाए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो ये भी एक तरीका है लोगों से डील करने का, इंसान से डील करने का, ह्यूमन साइड ऑफ द बिजनेस उससे डील करने का, ये भी एक मॉडल है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो इसके अंदर रिसर्च ये कहती है कि इसमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप वो कर पाए तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन लीडर, जो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपको डील करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये डिफरेंसेस क्या है, डाइवर्सिटी किस चीज की डाइवर्सिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेडीज वर्कर बहुत ज्यादा होते हैं और मेल वर्कर बहुत कम होते हैं। अब वो माइनॉरिटी ग्रुप मेल्स का हो गया और मेजोरिटी ग्रुप किसका हो गया, फीमेल्स का हो गया। अब अमूमन क्या होता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर होती हैं वो भी लेडीज होती हैं, तो वो हो सकता है कि वो मेल्स को इग्नोर करने की कोशिश करें। तो वहां पे जो डाइवर्सिटी है, वो जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे डाइवर्सिटी है जेंडर बेस्ड, मेल और फीमेल। बाकी चीजों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एजुकेशन लेवल पे या एज लेवल पे और चीजें डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो है मेल और फीमेल का, क्योंकि जो मेल है बहुत थोड़े से हैं और फीमेल ज्यादा है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की हैं वो शॉप फ्लोर बेस्ड है, उसमें फीमेल्स बहुत कम होती है। अब जो बहुत कम फीमेल होती है, छोटा सा ग्रुप होता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि आपकी डाइवर्सिटी किस टाइप की है ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बैकवर्ड एरिया में, जैसे हिंडाल्को, बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को, तो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में उनका फैक्ट्री है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के लोग आके काम करते हैं। अब वो विलेजेस में आपस में डिफरेंस होते हैं, कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड डिफरेंस होते हैं, बड़े मेजर डिफरेंस होते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है आपकी फैक्ट्री में, तो आए दिन हो सकता है कोई हंगामा खड़ा हो गया डिफरेंसेस की वजह से, तो आपको वो वाली डाइवर्सिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई ये तो फलाना गांव का है, ये फलाना गांव का ग्रुप है, ये उस वाले ग्रुप का है, ये ये कास्ट के लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं। इस तरह की डाइवर्सिटी भी हो सकती है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी किस टाइप की है, और उसमें आपको ये देखना है कि डाइवर्सिटी तो आपने डिफाइन कर दी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने वाला है कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन विजिबल है, क्या डिस्क्रिमिनेट होते हैं। अगर फीमेल ज्यादा है मेल कम है, क्या मेल्स को सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, या अगर मेल ज्यादा है और फीमेल कम है तो क्या उनको सताया जाता है फीमेल्स को। डिस्क्रिमिनेशन है, और है तो उसको डिफाइन करो किस टाइप का है, उस डिस्क्रिमिनेशन की नेचर क्या है, क्या क्या कह के उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन, आपको 99% डिस्क्रिमिनेशन तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो उसको किस तरीके से उसका पतन किया जाए, उस डिस्क्रिमिनेशन का क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगी। ये तो ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है ये। तीसरी एक सजेशन जो रिसर्चर्स देते हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में, वो ये कहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है ये एक राक्षस नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज नहीं है। ये जो डाइवर्सिटी है इसको आप अपॉर्चुनिटी मानो, चैलेंज नहीं है ये, इसको आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप इस बात को मानो कि ये डाइवर्सिटी है और उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो। अगर फीमेल ज्यादा है, मेल थोड़े से हैं, तो उन मेल्स को इग्नोर मत करो, और उन मेल्स से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उस चीज को आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। या अगर डिफरेंसेस रिलीजन बेस्ड हैं तो हर तरह के रिलीजन को आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे क्या होगा कि हर ग्रुप रिकॉग्नाइज फील करेगा अपने आप को, क्योंकि आप हर तरह की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हो और उसको कह रहे हो कि हाँ ये डाइवर्सिटी है, और आप यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट। ठीक है ना? और फिर जो सेलिब्रेट करने में ये होता है कि जो लोग मार्जिनल लोग हैं, जो छोटे ग्रुप में हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझना और उसको रेक्टिफाई करना, ये भी एक सेलिब्रेशन की बात है। चौथी टिप जो रिसर्चर देते हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में, वो कहते हैं कि भाई यू शुड बी एबल टू रीच आउट टू ऑल द ग्रुप्स, यानी कि आप उनको साथ लेके चल रहे हैं, चाहे छोटा ग्रुप है चाहे बड़ा ग्रुप है, आप सबकी प्रॉब्लम को समझो, उनसे मिलो, उनसे कम्युनिकेट करने के तरीके निकालो, रीच आउट करो। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
उससे क्या होगा कि वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील नहीं करेंगे, दे विल फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दे विल फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो ये रीच आउट करना अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा टूल है जो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। देन फिफ्थ टिप जो रिसर्चर देते हैं वो ये कहते हैं कि आप कम्युनिकेट जो करते हो, लोगों को जो कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन जो होती है उसको आप ये मान के मत चलो कि अगर आपने कोई जोकिंगली कुछ बोल दिया किसी ग्रुप के बारे में तो पीपल विल टेक इट लाइटली। ऐसा नहीं होता है, एज्यूम मत करो। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स कम है, मेल्स ज्यादा हैं, और आप रोज कोई ना कोई ऐसी रस्साकशी कर देते हो फीमेल के बारे में, कोई आपने बोल दिया ऐसा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बड़ा घातक हो सकता है। नोबडी विल थिंक कि भाई जो आप बोल रहे हो वो जोक है, जोक कोई नहीं मानता उस पर, राइट? तो बिजनेस लेवल पे आप जोक नहीं डाल सकते, आपको बहुत सोच समझ के अपनी कम्युनिकेशन को करना पड़ता है। आप उसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, यू हैव टू हैव दैट एक्सपीरियंस। तो ये इंसान को डील करने का, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डील करने का ये भी एक मॉडल है। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे होता है, इंडिविजुअल लेवल को समझना कैसे होता है, ग्रुप लेवल पे समझना क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप क्या कर सकते हो इंसानों को डील करना। तो ये MBA का एक तरह